अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज बड़ा मुनफरिद सा नज़र आ रहा हूँगा कि मैं हमेशा की तरह जो मेरा ड्रेस होता है वो नहीं पहना हुआ। जी बिल्कुल, इसकी ख़ास बात यह है कि आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं लेयर फार्मिंग के कंट्रोल शेड में और मेरे पीछे आपको एक कंट्रोल शेड जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इस कंट्रोल शेड में अभी हम जाएंगे। लेयर का जो कंट्रोल शेड है वो कितने में तैयार होता है, कितने एक्सपेंस हैं, वसाइल कितने चाहिए, मसाइल क्या क्या होते हैं, बर्ड्स को बीमारियों से बचाना कैसे है और जो फिर अंडा है उसकी कलेक्शन कैसे है, उसका ग़िज़ाई लेवल जो है वो अगर बढ़ाना है, प्रोटीन लेवल बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है, उसके साइज़ के हवाले से, इसकी मार्केटिंग के हवाले से, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। शेड के अंदर चलते हैं और चलकर बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। हम आपको दिखाएंगे कि जो मुर्गी के अंडे हैं उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी, उनके प्रोटीन का लेवल, शेड कैसे तैयार होता है, कितने में तैयार होता है, छोटे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अंडे खाना कितना ज़रूरी है, कितना प्रोटीन उससे आपको हासिल होता है और कितनी ग़िज़ाइयत मिलती है, ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में जी अभी हम इस शेड में के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर सबसे पहले आसिफ अब्बास साहब से बात करेंगे। आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और डेफिनेटली SOPs के हवाले से हम थोड़ा ऐसे हैं। ये बताइएगा कि कब से शुरू किया ये और कितने बर्ड्स का टोटल ये आपके शेड्स हैं? अस्सलाम वालेकुम। हमने ये 2013 के अंदर सितंबर में शुरू किया था प्रोजेक्ट। ये इस वक्त हमारा एक, जैसे लोगों की ड्रीम होती है कि हम अच्छी ग़िज़ा खाएं, तो हमारे पास भी एक ऑप्शन मौजूद थी कि हम के ब्रॉयलर का लगाएं शेड। इन्हीं शेडों में एक ब्रॉयलर भी लग सकता है, लेकिन हमने इंतखाब किया लेयर का, क्योंकि मेरा और मेरे वालिद साहब का ये ख्वाब है जो कि हमने मेहनत की और उसको अचीव किया कि हम एक अच्छी ग़िज़ा जो कि लोगों को दे सकें, वो हम उसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं वो हमने किया। अब इसके अंदर हमारे पास जो आप देख रहे हैं, जिस तरह आपने वेयर किया हुआ है मास्क, हमने पहना किया हुआ है, तो ये कोरोना के बाद नहीं हुआ, ये कोरोना से पहले ही हुआ है और तब से शुरू है जब 2013 बना हमारा हाउस। तो हमारे पास ये इस तरह के 3 हाउसेज़ हैं। हर शेड की तादाद जो उसकी कैपेसिटी है वो है 67,500 बर्ड्स की, और इस वक्त हमारा जो है 2 हाउसेज़ ऑपरेशनल हैं। तो हमारे पास जो है इस वक्त आती है इसकी प्रोडक्शन में हमारे पास इसकी तकरीबन लगभग कोई 280 पेटी आ जाती है रोज़ की। हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले तो ये भी बताइएगा कि इन बर्ड्स के हम देखते हैं कि जो ओपन शेड होते हैं, जो रिवायती शेड थे, हाँ उसमें 1000 बर्ड आ गया, 500 बर्ड आ गया, या ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने 2000 बर्ड का बना लिया, तो आम रिवायती तरीके से, और उसके अंदर चीज़ें जो हैं वो उनका भी इतना ख्याल नहीं रखा जाता, बीमारियां भी बहुत ज़्यादा उधर हो रही होती हैं। तो आपने ये जो अभी कॉस्ट्यूम हमने पहना है, तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कंट्रोल शेड के अंदर, और कितनी आप हिफाजती मैयर्स जो हैं वो आप लेते हैं कि इसके अंदर एक भी जरासीम जो है वो दाखिल ना हो सके? जी देखें, जो हवा के साथ दाखिल होने वाले जरासीम हैं, कुछ चीज़ें हैं जो होती हैं इंसान के बस में, कुछ इंसान के बस में नहीं होती। तो जो हवा के ज़रिए जो जरासीम आते हैं, जो वायरस आता है, वो तो हमारे बस में नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश ये करते हैं कि जो इंसान के ज़रिए के अलावा गाड़ी के ज़रिए जो भी इस हाउस के अंदर, इस फार्म के अंदर दाखिल हो सकती है, उसके लिए हम डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम बायोसिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम जो भी बंदा इस हाउस के अंदर घुस रहा है उसकी तमाम सफाई सुथराई का ख्याल करते हैं। सफाई सुथराई का ख्याल जी है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी देख रहे हैं क्योंकि जिस पोर्शन में अभी हम रुके हुए हैं, यहाँ पर ये बेल्ट चल रहा है और यहाँ से जो अंडे हैं वो अपने आखिरी मकाम की तरफ, जहाँ पर इनकी कलेक्शन होती है, और फिर ये एक दूसरी जगह पर जाते हैं जहाँ पर अंडे सारे जमा होते हैं और फिर उनकी। लेकिन ये बताइएगा कि फीड के हवाले से अगर बात करें, मुर्गियों की खुराक के हवाले से बात करें, ओवरऑल कितना ख्याल रखते हैं, कितना सेंसिटिव हो जाता है ये बर्ड यहाँ आकर, और फिर उसके लिए क्या आपने कोई टेक्निकल टीम जो है वो हायर की हुई है? जी बिल्कुल, हमारे पास जो है क्वालिटी एश्योरेंस लैब है, जिसके ज़रिए हम ये टेस्ट करते हैं कि जो हमारे पास जो इजनास आ रहे हैं क्या वो ठीक हैं, क्या वो खाने के काबिल हैं। और इस तरह समझ लें कि जो चीज़ हम खुद खाना पसंद करते हैं वही हम इस मुर्गी को भी डालते हैं, ताकि जो चीज़ जो आपका कोलेस्ट्रॉल इस अंडे के अंदर आम रिवायती शेडों में मिलता है अंडे के अंदर,
वो इस शेड में नहीं होगा। उस शेड में उसे कदरे कम होगा और ये अंडा आपके लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा साबित होएगा। और इसी तरह की हम कोशिश करते हैं कि ताकि इस तरह के अंडे अगर कोई दिल के मरीज़ हैं वो भी अगर इस्तेमाल करें तो वो भी आसानी से और बगैर किसी तकलीफ़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये खुराक के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि मुर्गी क्या खा रही है और उसका जो चीज़ें हैं वो अंडे के अंदर शामिल हो रही हैं, क्योंकि अगर कोई मुर्गी घास खा रही है, दाना खा रही है और कूड़ा क्रिकेट में से चीज़ें जो है वो लेकर खा रही है, और एक मुर्गी है जिसको हवा भी बिल्कुल साफ़ मिल रही है, पानी भी बिल्कुल साफ़ मिल रहा है, फीड और वो जरासीम से भी पाक है, तो आपने चीज़ें चेक भी कर रहे होंगे और आपके डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद होंगे, तो क्या उसमें कोई क्वालिटी का फ़र्क होता है फिर? जी, लाजमी बात है, इस चीज़ का बहुत अहम किरदार है कि अगर आप देख लेंगे एक बंदा जो कि अपनी सेहत का ख्याल रखता है वो ना बीमार होता है ना मोटा होता है, वो एक हैंडसम बंदा रहेगा। और जैसे आप अगर बात करेंगे कि यही चीज़ें मैं अच्छी ग़िज़ा किसी को खिलाऊं तो उसका आउटकम भी कुछ इस तरह ही होगा, क्योंकि अंडा मुर्गी के अंदर बनता है और जो मुर्गी को खिलाया जाता है उसी से बनता है। तो इसमें बहुत अहम किरदार है कि मुर्गी को जो खिलाएंगे जितना अच्छा होगा उतना अच्छा वो अंडा देगी। तो जितना अच्छा होएगा उतना अच्छा अंडा देंगी। और इस वक्त भी जो है वो फीड ये मुर्गियाँ इस्तेमाल कर चुकी हैं और इसका जो एग है वो भी आगे आप साथ साथ स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हैं ये सारी चीज़ें। अभी हम यहाँ पर इनके जो डॉक्टर हैं ख़ास तौर पर, क्योंकि इनकी कितनी एहतियात करनी है, उनको कैसे संभालना है, बीमारियों से कैसे बचाना है और उसके बाद जो है ओवरऑल मैनेजमेंट जो है वो कैसे है, जो फीड मिल है उसका भी ज़रा हम आपको, जहाँ पर इनकी फ़ीड तैयार होती है वो कितने प्रोसेस से, कितने मरहलों से जो है वो गुज़रती है और उसके बाद जाकर इनके पास आती है, तो ये तमाम चीज़ें। और ये इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या इस तरह के शेड्स जो हैं वो लोग अगर कोई छोटे पैमाने पर, छोटी सतह पर इनको घरों के अंदर डिज़ाइन करना चाहें तो उसके लिए कितना सरमाया दरकार होगा और इतने बड़े जो शेड्स हैं इनके ऊपर कितना सरमाया जो है वो लग रहा होता है। अच्छा, ये बताइएगा, अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख बर्ड है तो तैयार है वो और एगलिंग पे है, तो आपको क्या लगता है या आपका क्या यहाँ पर सूरत हाल है कि उनकी परसेंटेज क्या है अंडे देने की, और अच्छा बेहतर प्रोडक्शन लेने के लिए कोई आप ख़ास इनका कोई चीज़ें कोई फीड शीट कर रहे होते हैं या जर्नली एक चल रहा होता है? नहीं, ये जो है ये सारी चीज़ों को ख्याल रखा जा रहा होता है। और ये जो है हमारे पास जो फैको के शेड हैं ये इसलिए से इम्पोर्टेड हैं और इनकी जो भी चीज़ है वो एक पैरामीटर पे बनी है। जैसे कि इस हाउस का टेम्परेचर है वो भी इस वक्त आपके नज़र में होता है, डॉक्टर्स जो हमारे पास मौजूद होते हैं वो इस चीज़ को देख रहे होते हैं। इसके अंदर वेंटिलेशन कितनी है, इसमें मॉइस्चर कितना है, इसके अंदर आपके पास फीड कितनी जा रही है बर्ड को, पानी बर्ड किसना पी लिया, और ये सारा जो है इन जनरल होता है। लेकिन ये सारे का रिकॉर्ड जो है एक PLC स्क्रीन है जो कि स्मार्ट वन कंट्रोलर कहा जाता है जिसको, उसके ऊपर ये सारी चीज़ आ रही होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और ये भी बताइएगा, ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं यहाँ पर अभी मौसम माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। आखिर में यही बताइएगा, तो इस माहौल को कवर करने के लिए, इसको टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए क्या इंतज़ाम किए गए हैं? ये जो सिस्टम है ये फैको कंट्रोलिंग सेज का कंट्रोलिंग सिस्टम है जिसमें कोई 22 पंखे पीछे लगे होते हैं और फ्रंट पे इसकी जो एंट्रेंस है वहाँ पे कोई 4 इंच का मोटा कूलिंग पैड होता है, जो एक आपके रवायती कूलर को आप अगर मानंद ले लें तो आपको ज़्यादा बेहतर मैं समझा सकूँगा। लेकिन ये उसके अंदर आपकी हवा जो है वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपकी खराज कर रहा होता है और ये हर 4 मीटर पर सेकंड में आपकी 4 मीटर की हवा नहीं आ रही होती है। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, ये नई हवा भी आ रही होती है। तो अभी हम इसका जो मार्केटिंग मैकेनिज़्म है उसके ऊपर भी बात करेंगे और ख़ास तौर पर लेयर के जो मालकान हैं या ओवरऑल जो पोल्ट्री का एक बिज़नेस है उसको किस तरह के मसाइल हैं, कितना प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, कहाँ पर लॉस होता है, क्योंकि ये चीज़ें सारी जो हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। तो यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी हम शेड में मौजूद हैं और मेरे साथ डॉक्टर अरसलान हैं। डॉक्टर अरसलान से हम बात करेंगे कि क्वालिटी ऑफ एग के हवाले से, क्वालिटी चिकन के हवाले से
और लेयर की ओवरऑल सूरत हाल के हवाले से। और सकलैन शाह आपको दिखाएं तो ये देखिए अंडे वंडे जो हैं वो ये आ रहे हैं, और अंडे जो हैं वो जी आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। असलान भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि कितना ज़्यादा एहतियात हो रही है, कितना ज़्यादा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि किस तरह की बीमारियां हमला आवर हो सकती हैं इस तरह के कंट्रोल शेड में। जी अस्सलाम वालेकुम जी। लेयर फार्म में सबसे पहले तो ये है कि बायोसिक्योरिटी के बहुत अहम ताल्लुक है। बायोसिक्योरिटी की अगर थोड़ी भी लापरवाही हो तो इसमें से बहुत किस्म की बीमारियां लाक हो सकती हैं। इसमें से एनडी है, आईबी है, गम्बोरा वगैरह, ये मेजर डिजीज़ हैं, और एक ड्रॉप सिंड्रोम वगैरह है, ये आ सकते हैं। और दूसरा जो है अंडे का है, ये सब मेन ताल्लुक है इसका फीड के साथ ताल्लुक है। जितना अच्छी आप खुराक देंगे उतना अच्छा ही आपका अंडा होगा, अंडे का साइज़ होगा। ठीक। अच्छा ये बताइएगा कि ये कैसे, एक तो आप देखते हैं कि ये जी जो केज हैं वो पूरा इस तरह का स्ट्रक्चर पूरा जो है वो इटली से आ रहा है और इटली से ही आता है। तो ये इसमें इस वक्त तक मुर्गियां जो हैं वो मौजूद हैं, और ये मैं अंडे उठा के यहाँ रख दूँ कि ये बताइए कि एक केज में कितने बर्ड हैं, और फिर आपको कैसे आपको पता लगता है कि इस तरह हज़ारों और लाखों मुर्गियां मौजूद हैं, तो उसमें से कौन सी मुर्गी बीमार है या कोई अंडा नहीं दे रही या उसको कोई परेशानी या मसला है? जी जी जी। मुर्गी सबसे पहले तो मुर्गी के बर्ड के बिहेवियर के ताल्लुक से एक तो है कि इसमें से पर रिकमेंडेशन होती है कि इसमें कितनी बर्ड आ सकते हैं कंपनी की। फिर हम अपने हिसाब से देखते हैं कि भी इसमें कितनी बर्ड रख रहे हैं हमारी अपने स्पेस के बाद। बर्ड के बिहेवियर से ही इसका ताल्लुक होता है। हम डेली शेड में रूटीन चक्कर होता है, इसमें रूटीन पोस्टमार्टम होता है, इससे ही हमें अंदाज़ा हो सकता है कि बर्ड में क्या मसला आ रहा है। उसके अलावा हम जनरल ऑब्जर्वेशन होती है बर्ड की। बर्ड मतलब बता रहा है बर्ड की कोई किसी किस्म के डिस्चार्ज हो रहा है बर्ड के जिस्म से, नोज से, आई से, उसकी शैंक बता रही होती है कि भी इसमें से कोई किस्म का मसला आ रहा है। बर्ड ऑफ फीड हो रहा है, बर्ड पानी उसमें कम पी रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं कि। अच्छा और ये भी बताइएगा कि ख़ास तौर के ऊपर कौन कौन सा कोई आपने कैलेंडर बनाया होता है कि किस टाइम के ऊपर जो है वो इनको कोई वैक्सीनेशन होनी है? क्योंकि बाहर तो हम देखते हैं कि लोग आम रूटीन के अंदर चल रहे होते हैं, कभी कर दी कभी ना की। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा एहतियात करते होंगे कि तो कैलेंडर के मुताबिक चलते हैं या वैसे ही कोई? नहीं, इसका प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है, उसके मुताबिक ही हम चलते हैं। वो शेड्यूल में कितने बार इनको वैक्सीन आप कर रहे होते हैं? नहीं, जब ये हमारे पास चूज़ा आता है तो फिर उसके मुताबिक रूटीन एडजस्ट होती है। अभी हफ्ते बाद एक वैक्सीन आ गई, 15 दिन बाद आ गई, वो शेड्यूल होता है। जब ये लेंग पे आ जाती है तो फिर हम 2 मंथ बाद इसके ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, और इसका 2 मंथ बाद वैक्सीन कंटिन्यू करते हैं इसकी। जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि अगर हम इनके अंडों की बात करते हैं, अफादियत की बात करते हैं, तो ग़िज़ाई ज़रूरियात कितनी हद तक अंडा पूरी कर सकता है, जिसम की प्रोटीन लेवल क्या होता है? और मुझे ये फ़र्क भी बताइएगा कि जो देसी मतलब इस तरह की मुर्गी किसी ने घर में पाली हुई है और वो कूड़ा क्रिकेट से भी चुन के खा रही है, दाना दुनका भी खा रही है, घास वगैरह भी खा रही है, और एक इसको आप प्रॉपर फीडिंग दे रहे हैं, तो जो अंडा है उसकी ग़िज़ाइयत और उसके प्रोटीन लेवल में कोई फ़र्क होता है? जी। जो अंडा है, एक तो पहले प्रोटीन के ताल्लुक से बात करें तो एक मुकम्मल प्रोटीन ही ग़िज़ा है। इसमें 6 ग्राम प्रोटीन होती है और इंसानी बॉडी को ये 70 कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है। और जो दूसरी घर की मुर्गी होती है और इसकी मुर्गी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसको हम प्रोसेस फीड दे रहे होते हैं, वो आप देखेंगे भी गंद पे पल रही होती है। इसमें हम सारा कुछ प्रॉपर मिकदार में इसकी न्यूट्रिशनल लेवल सेट होता है, उसका कोई ख़ास ग़िज़ायत में वो नहीं होता। बस वो जो चीज़ आ रही है गंद है, कोई भी दाने डाल रहे हैं, कभी कुछ डाल रहे हैं, इस वजह से ये अंडा ग़िज़ाई लिहाज से बेहतर होता है उससे। जी। ये अंडा जी ग़िज़ाई लिहाज से, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर? जी जी जी। वो जी हमने जो मुहावरा सुना था कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो डॉक्टर साहब भी यही कह रहे हैं कि जी जो घर की मुर्गी है क्योंकि वो हर चीज़ खा रही होती है, तो उसका जो प्रोटीन लेवल है उसके अंडे का, तो वो इतना ज़्यादा कोई मतलब इसके मुकाबले में अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि ज़्यादा ये बेहतर है क्योंकि इसको। अच्छा, इसकी जब हम डाइट की बात करें तो क्या क्या चीज़ें इसकी फीड के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बाहर ऐसे मशहूर हैं कि जी वो मुर्गियों का ब्लड है वो इनकी फ़ीड में इस्तेमाल होता है, जो जानवरों का ब्लड है, खून है, वो इनकी फ़ीड में इस्तेमाल होता है, तो क्या क्या जो है इंग्रेडिएंट्स हैं इनके फ़ीड के? जी नहीं, इसमें एक चीज़ होती है न्यूट्रिशनल प्रोफाइल इसकी सेट करनी पड़ती है।
तो इसमें मेन थिंग जो है वो है मकई वगैरह होता है, इसी अज़ा में सोयाबीन वगैरह होते हैं। ये का लो लेवल की कंपनियाँ कहते हैं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इधर नहीं होता वो यूज़। जी नहीं, तो इसके फिर जो फीड है उसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, क्या क्या हैं? इसमें सोयाबीन होता है, इसमें मकई होती है, फिर इसमें दूसरे राइस पॉलिश वगैरह भी होता है और दूसरे चीज़ें भी होती हैं इसमें। जी अच्छा जी, जो हम वैसे सुनते आ रहे होते हैं कि जी जो फीड बनती है, जो मुर्गियों की जो फीड होती है, तो उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी दफ़ा सुना कि ये जो आलाइश होती है मुर्गियों की और जानवरों की, कि जी इसको ले जाते हैं और इसको प्रोसेस करके वो इसकी फ़ीड में शामिल करते हैं, और जो जानवर ज़िबा हो रहे होते हैं उनका ब्लड जमा होता है और वो भी जाके कहीं इनकी फ़ीड में शामिल हो रहा होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और ख़ास तौर पर ये जो मकई की बात कर रहे हैं, सोयाबीन की बात कर रहे हैं, राइस की बात कर रहे हैं, या गंदम की बात कर रहे हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, डेफिनेटली इस तरह का बड़ा स्ट्रक्चर बनाना, बड़ी चीज़ों को बनाना और उसके अंदर फिर एक एक चीज़ का जो है वो इस्तेमाल होता है, एहतमाम का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी हम चलते हैं, ज़रा चल के आपको एक तो फीड मिल का विज़िट कराते हैं, दूसरा ओवरऑल इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि जो इस शेड के ऑनर हैं शेख अब्बास रज़ा साहब, वो अंदर शेड के अंदर नहीं आ सकते थे, तो हमें ही इजाज़त मिली 2-3 लोगों को कि हम शेड में आएँ और आकर ज़रा बातचीत कर लें। तो अभी चलते हैं जहाँ पर एग्स जो हैं वो जमा हो रहे हैं वो, और जो फीड मिल है वहाँ चलकर बात करते हैं और ये देखते हैं कि इसके ऊपर पूरा इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितना पैसा जो है वो खर्च होता है। चलते हैं वहाँ पर, चलकर उनसे बात करते हैं। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी हमने आपको जो लेयर फार्मिंग है उसके शेड के अंदर के मनाजिर दिखाए, वहाँ पर किस तरह की फीडिंग हो रही है और फीड का कंपोनेंट जो है वो क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वहाँ पर हमने सारी चीज़ें की। लेकिन अभी हम यहाँ पर बात करेंगे, मेरे प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं, हमारी कोशिश थी कि पहले पोर्शन में होते शेख मोहम्मद अब्बास रज़ा साहब, साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहावलपुर, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इस बिज़नेस के अंदर इनकी खूबसूरती ये है कि तमाम चीज़ें, तमाम पैरामीटर्स को लेकर चलते हैं। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो चीज़ें हैं वो हमने देखी हैं कि इसके शेड के ऊपर जो है वो सब चीज़ें इंप्लीमेंट हुई। और आपने देखा कि हमने पहले जो 2 पोर्शन से उनके अंदर उनका कॉस्ट्यूम जो है और सैनिटाइजेशन, तमाम चीज़ों को अबूर करके फिर वो पहले 2 शो किए हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अभी हमने आपके शेड के अंदर के मनाजिर अपने लोगों को, नाज़रीन को भी दिखाए। ये बताइएगा कब से शुरू किया ये, और कितने बाय कितने का, कितने बर्ड्स का आपका शेड है, कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, और कितनी इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर आपका लगा? जी, जब ये मैंने शुरू किया तो तकरीबन 13 में ये आए थे, लेकिन चूँकि बाहर के लोग इनको फिक्स करने आते हैं तो वो तो बलाएँ होती हैं, वो 3 महीने में खड़ा कर देते हैं, इसको फिक्स करके चले जाते हैं। यहाँ आप ये देखें कि ये जो हैं फैको इटालियन कंपनी से आए हैं, और ये इंटरनेशनल कंपनियाँ इससे अच्छी कंपनी नहीं है। जब वो हमने उनसे इंपोर्ट किया तो उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव यहाँ भेजे, तो इसमें जो चीज़ आप देख के आए हैं, ये इसमें एक धागा, एक सुई, एक तार या एक पेज पाकिस्तान से नहीं लगा। अच्छा। उन्होंने माशाल्लाह 3 से 5 माह में इसको खड़ा कर दिया और इसकी हर चीज़ काबिल इस्तेमाल बना दी। सही। अब आपने कहा कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। एक्चुअली जब हम इसको बना रहे होते हैं तो इसकी जो नीचे फीडिंग है, फीडिंग जो है वो इसके छोटे बच्चे होते हैं जो इसकी फीडिंग करते हैं, और जो फिर बड़े होके 4 माह के बाद आपने जो हॉसेस देखे इनमें आ जाते हैं। अगर ये 4 का कंपोनेंट हो तो वो जो बच्चे वाला जो है वो सारा साल चलता रहे तो ये 4 को वो मुर्गियाँ दे सकता है। सही। अच्छा, चूँकि ये महंगा बड़ा है, तो आजकल पाकिस्तान करेंसी भी बहुत सारी डाउन है। जो यूरो में आता है, यूरो तकरीबन 200 रुपये का हो गया, तो ये एक 400 यूरो एक बर्ड इसकी कीमत है। अच्छा। और एक जो केज है वो 70,000 बर्ड का है। 70,000 रुपये का एक केज? 70,000 बर्ड का। अच्छा, 70,000 बर्ड का। हाँ, ठीक है। और जब इसको दरअसल देंगे तो आज तकरीबन 10 करोड़ रुपए का एक केज आएगा। 10 करोड़ रुपए का एक शेड आएगा आपका तैयार होएगा। अच्छा। तो ये हमने लगाए 3 शेड। ठीक है। 3 शेड का मतलब है कि उस वक्त तो ये हमें लग गए हैं कोई 18 करोड़ के। सही। लेकिन आज अगर ये लगाए जाएँ तो ये 30 करोड़ के हैं। 30 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि लेयर फार्मिंग का बिजनेस
कैसा है? कभी हम देख रहे होते हैं अंडे का रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा था और कभी बहुत ज़्यादा अप हो रहा होता है, तो बिज़नेस प्रॉफिटेबल है? अगर आप पाकिस्तान में देखें तो बिज़नेस करने के जो तरीक़ाकार हैं उसमें कोई आदमी जो है ना नहीं देखता कि भी इसमें बिज़नेस को आगे कितनी कैपेसिटी है, कितने लोग हैं, कितने लोग खा रहे हैं, कितने नहीं खा रहे। हम ये देखते हैं कि शेख अब्बास साहब अच्छा काम कर रहे हैं और नो वो भी उनकी अच्छी है, उनकी गाड़ी भी अच्छी है, उनका घर भी अच्छा है, ये कारोबार अच्छा है। सही। उसने कभी ये नहीं देखना कि मैं इस काबिल हूँ भी सही कि मैं इस तरह की मेंटेनेंस कर सकूँ, इस ये तरह बड़ी की अहम बात है, प्रोडक्शन बिल्कुल कर सही। सकूँ। तो ये जब 12-13 के बाद हम ये लाए, वी आर द पायनियर्स। हमारे अच्छा। बाद बहुत सारे लग गए, 100-110 लग गए, और उसमें फ़र्क ये पड़ा कि जब ये लग गए तो वी वर ओवर प्रोडक्शन। अच्छा, जब ओवर प्रोडक्शन में आप जाते हैं तो फिर आपको ये अंडा जो ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपको रखना पड़े और ये 2 साल पड़ा रहे, ये तो पेरिशेबल कमोडिटी है, ये तो हफ्ते बाद 8 दिन के बाद हमारे पास ख़राब हो जाती है। हम लोग कहते हैं, कोशिश करते हैं कि 3 से 4 दिन में यहाँ से चला जाए, 2 से 3 दिन में बिक जाए, और जो अगला दुकानदार है वो भी 3-4 दिन में इसको सेल कर ले। मतलब कि इसकी जो लाइफ है वो 10 से 12 दिन है। बिल्कुल सही। अच्छा, जब हम ओवर प्रोडक्शन में चले गए तो फिर किसी आदमी ने ये नहीं सोचा कि हम लोग जो चीज़ें बना रहे हैं, देखें पाकिस्तान के हालात भी कुछ ना कुछ ख़राब होते चले गए। एक बैंक का सूद जो था वो 6-7% से चला और 15% तक चला गया। सही। अब फिर 7% पे आ गया। इन लोगों के लिए तो 10% ही है, लेकिन बैंक का कैबोर रेट जो है 7% है। सही। अच्छा, दूसरा ये था कि भाई यहाँ पे जो मील्स थी, डॉलर जब 100 से 167 रुपये हुआ तो इम्पोर्ट की जितनी चीज़ें थी जो इसकी खुराक में पड़ती थी वो 67% महंगी हो गई। बिल्कुल सही। और अगर आप फिर आगे देखें कि जो हमारा बेसिक रॉ मटेरियल है, ये मुर्गियाँ जिस दिन आती हैं पहले दिन से ही ये बिजली में ही आँख खोलती हैं, दुनिया की रोशनी नहीं देखती। सही। अभी आप देख के आए हैं तो इन्होंने दुनिया की रोशनी अब तक नहीं देखी। बिल्कुल सही। और जब तक दुनिया की रोशनी, और इनका जो एटमॉस्फेयर है वो भी हमारा कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है कि कितना अंदर हमारा टेम्परेचर होगा, कितना हमारी पानी का तनासब होगा, और क्या कितनी वक्त लाइटें चलेंगी, कितनी हम खुराक देंगे, सब कुछ कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है। अच्छा। हाँ, जब ये सब चीज़ें कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा होता है तो उसमें बिजली लगती है। सही। अच्छा, आप देखें बदकिस्मती के पिछले 2-3 सालों से बिजली के स्लैब भी बहुत तेज़ी से बढ़े। बिल्कुल सही। और बेशक वो इंडस्ट्रियल थे या बेशक कमर्शियल थे या घर के डोमेस्टिक थे, अभी पिछले 2 महीनों ही 2 रुपये यूनिट बढ़ गया। तो ये भी हमारी कॉस्ट पे पड़ता है। बिल्कुल सही। फिर अगर जिम्मेदारों की तरफ देखें, जो रॉ मटेरियल इसमें पड़ता है वो भी जिम्मेदारों ने उगाना होता है, तो वो भी काफ़ी सारा महंगा था। तो पिछले 2-3 साल जो थे इसके लिए फ़ायदेमंद नहीं थे। एक, हम ओवर प्रोडक्शन थे, दूसरी हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो फीड की वजह से, क्योंकि फीड इसका 70% कॉस्ट था। सही। और फिर 10% बिजली है, 10% तनख्वाहें हैं। जब ये ग्रो कर रहा होता है तो इसके मुलाजम है ना, उसको कोई पहले वाला 70,000 है, दूसरे वाला लाख पे ले जाता है। सही। जो फिर लाख वाला 2 लाख पे चला जाता है, लेकिन जब ये नुकसान में जा रहा होता है तो फिर वो वापस आ रहे होते हैं। तो इसलिए किसी ने नहीं देखा कि हम ओवर प्रोडक्शन में चले जाएंगे और हमारी जो कॉस्ट है वो महंगी हो रही है, अंडा रखने की चीज़ें नहीं रख नहीं सकते, इसको सस्ता महंगा बेचना पड़ेगा। तो पिछले 2 साल हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ख़राब आए हैं। पिछले 2 साल इंडस्ट्री के लिए ख़राब रहे। मुझे जी एक ट्रे कोई अच्छा सा वो दिखाइएगा, अंडे के जो साइज़ हैं आपके वो भी आपको दिखा दें। मैंने यहाँ पर आकर देखा कि मुख्तलिफ साइज़ के जो एग्स हैं वो यहाँ पर मैंने देखे। साइज़ का एग जो है, एग का जो साइज़ है सर अंडे का, वो भी बड़ा मैटर कर रहा है। मैंने देखा है, ये जी मुझे दिखाइएगा, ये जी मैं आपको अभी दिखाऊँ कि ये 80 ग्राम से 90 ग्राम का जो है वो अंडा है। और यहाँ हमने बहुत कम ऐसे देखे हैं, क्योंकि हम जो मार्केट से ले रहे होते हैं शेख साहब, वो बड़े छोटे छोटे अंडे जो हैं वो होते हैं। 40 ग्राम का हमारे पास कोई नहीं है। अभी हम साइज़ को देख लें तो साइज़ के हवाले से आप क्या देखते हैं? क्योंकि लोग अगर ये 12 रुपए का फॉर एग्जांपल अंडा है और जो बहुत छोटा अंडा है वो भी 12 रुपए का है, तो उसमें प्रॉफिट कहाँ जा रहा होता है या किसको नुकसान हो रहा है? एक्चुअली बात यह है कि जो अंडे जो हैं ये 2 तरह के लोग बनाते हैं। एक हम जो है फ्लोर फार्मिंग इसे कहते हैं। सही। जो आदमी अपने घरों में पाल लिया, अपने फार्म पे पाल लिया, या इस तरह के शेड बना के ज़मीन पे छोड़ दिया। सही। वहाँ पे मुर्गे को आदमी गया, धोती में खुराक डाले गया, बाल्टी में खुराक डाले गया, लोटे में पानी डाले गया, उसको डाल दी। अगले दिन सुबह गया और बाल्टी में अंडे इकट्ठे कर लिए, उसमें बीठे भी लगी होती हैं, उसमें साइजिंग भी नहीं होती,
और वो बाज़ार में चले जाते हैं। वो हमारे अंडों से 100-200 रुपये तो सस्ते बिकते हैं, सही। लेकिन पाकिस्तान में कोई क्वालिटी ख़रीदार नहीं है। नहीं है। पाकिस्तान में हमेशा यही होता है कि वो कहते हैं कि जी सस्ता हो और अंडा हो। अच्छा, अब अगर आप बाज़ार में आप देखेंगे तो बाज़ार में अंडे जो हैं वो वेट वाइज बिकते हैं। अच्छा अगर आप 40 ग्राम का अंडा आज देखें तो 2700 रुपये की पेटी है। अच्छा, अगर आप 50 ग्राम का अंडा देखें तो आज वो 32-3300 की पेटी है। सही। अगर और आप आगे चले जाएंगे 59 ग्राम पे, 62 ग्राम पे, 80 ग्राम पे, 65 ग्राम पे, तो जूँ जूँ अंडे रेट बढ़ते जाएंगे। अच्छा, लेकिन चूँकि बाज़ार में आप जब जाते हैं ख़रीदने के लिए, आपको तो ग्रेडिंग का पता ही नहीं है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल तो ऐसे। कहते हैं कि जी हमें 1 दर्जन अंडे दे दें, हाँ। और वो जो आदमी होता है वो 40 ग्राम के आपको उठा के दे देता उठा के दे देता है। है। वो 2700 का अंडा लेके आपको 4000 का बेच देता है। सही। अच्छा, फिर आपको ये नहीं पता होता कि ये अंडा किस खुराक से बना हुआ है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, खुराक में जब आप देखें कि हम आपको फीड मिल अपने दिखाते हैं, इसमें जो सोर्स ऑफ प्रोटीन का सोर्स है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो ग्रेन्स हैं। सही। और बाकी जगह आप कहीं जाएंगे तो वहाँ को आपको प्रोटीन का सोर्स जो मिलेगा वो हड्डियों की चूरा मिलेगा, सही। फिश मील मिलेगा, और इस तरह छिलका मिलेगा, और सब चीज़ें मिलेगी जिनसे बो आती है। सही। जब मुर्गियों को आप बो वाली खुराक देंगे तो उसके अंदर जो चीज़ होगी वो भी बो वाली आपको मिलेगी। बिल्कुल आप सही। बच्चों को ज़बरदस्ती बेशक खिला रहे होंगे, लेकिन वो नाक मुँह चढ़ा के खा रहे होंगे कि अब्बू जी इसमें तो बो है अंडे में। हाँ। लेकिन आपको चूँकि पता नहीं है कि अच्छे अंडे भी मिलते हैं, बिल्कुल आपको तो अंडा तो अंडा ही होता है। सही। फिर अंडा ले लो, तो अंडा आपने जाकर दुकानदार को कहा कि यार एक दर्जन दे रहा हूँ, उसने 40 ग्राम का डाल कर दे दिया, आपने पैसे दे दिए। बिल्कुल कभी आपको ये एजुकेट लोगों को करें कि अंडा वेट वाइज बिकता है, और जो दूसरे लोग हैं वो एक 40 ग्राम का ले लिया, एक उन्होंने 56 ग्राम का ले लिया, एक उन्होंने 60 ग्राम का ले लिया, तीनों को मिक्स किया, ट्रे बना दिया। वो ट्रे आपके लिए उन्होंने हाजिर कर दी 4000 रुपये के रेट में। 4000 रुपये का रेट। ये जी बड़ी टेक्निकल बात है कि वेट के हिसाब से अंडा होता है। हमसे पैसे जो हैं वो 60-70 ग्राम वाले अंडे के लिए जाते हैं, और जो दिया जाता है वो 40 ग्राम का अंडा दिया जाता है। और ये टेक्निकल चीज़ें हैं, मुझे भी नहीं पता थी। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर हुकूमत जो है वो पोल्ट्री फार्मिंग के हवाले से, लेयर फार्मिंग के हवाले से क्या इकदाम कर रही है, क्या कहीं पर कोई फैसिलिटेट हो भी रहे हैं ये लोग, नहीं हो रहे, मसाइल कहाँ पे हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी हम बात कर रहे थे अंडों के पूरे प्रोसेस के हवाले से। तो अभी हम जहाँ पर जिस सेक्शन में आए हैं तो यहाँ पर लेज़र प्रिंटिंग जो है वो हो रही है। शेख साहब, मैंने ये बहुत कम देखा है, नहीं देखा अभी भावलपुर डिवीजन में कि इस तरह की कोई लेज़र प्रिंटिंग जो है वो हो रही हो। देखें जी, अंडे यहाँ से निकल रहे हैं और ऊपर से मोहर जो है, स्टैंप जो है, अब वो साथ साथ लग रही है। इसका बुनियादी मकसद क्या है सर? तो हमने उसके करने के लिए कि ये जो अंडे जो हैं गंदे और अच्छे अंडे में पहचान हो, जो ख़रीदार है उसको पता हो कि अंडे जो अच्छे हैं वो कौन से हैं। एक तो हमारे जो स्टाफ है ये 2-3 साल से यहाँ हो गया है, इसको ग्रेडिंग का पता है कि कौन सी ग्रेडिंग ये करनी है इसने। ये आप देखेंगे जब हमारे पास अंडे निकल रहे थे तो इसमें कोई छोटा अंडा बड़े में नहीं जा रहा। अब ये जो ट्रे आ रही है इसका जो साइज़ है वो तकरीबन 1 है, इसके बाद इसका वज़न होगा, इसका एक साइज़ होगी। अच्छा, अगर हम बाज़ार में ऐसे ही भेज देते हैं अंडे पे, तो हम बहुत सारी मेहनत कर रही है, जैसे आपने अंदर देखा और यहाँ देखा, फीड मिल में देखेंगे तो इसके फिर अच्छे और बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाएगी। और अच्छे और बुरे की तमीज़ ख़त्म करने के लिए कि हमारे अंडे को लोग प्रीमियम का अंडा समझें, हम लोग इसको स्टैंपिंग करने लगे। और जो ये मशीन है ये भी हमने इंपोर्ट की है और हॉलैंड से, और इसकी जो स्याही है वो भी हम हॉलैंड से लगाते हैं ताकि ये एडिबल स्याही रहे। अगर बच्चे किसी की वजह से गलती से खा भी लें तो फिर वो उसके लिए नुकसानदेह ना हो, उसके लिए नुकसानदेह ना हो। और ये बहुत ज़रूरी, इसके ऊपर कोई डेट एक्सपायरी वगैरह जी, भी होती वो है? देखिए मौसम के हिसाब से है या सेल के हिसाब से है। अगर जैसे गर्मियां हैं हमारे यहाँ बहुत हार्ड हो जाती हैं तो फिर हम डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं लगाते, क्योंकि डेट ऑफ एक्सपायरी के साथ ये भी चीज़ ज़रूरी है कि जहाँ ये स्टोर हो वो भी 20 डिग्री पे हो। सही। और जबकि अगर आप बाज़ारों का मुशाहिदा करें तो जहाँ धूप होती है ना 44, उन्हें आगे सामने फटे में रखे होते हैं कि जनाब अंडे लेने, तो फिर अगर हम डेट ऑफ एक्सपायरी लगा देंगे तो तकरीबन सारे ख़राब अंडे हमारे पास आ जाएंगे। वहीं पर जी चल के ज़रा बैठते हैं, और ख़ास तौर पर ये जो अभी इन्होंने बात की है, देखें जी अंडे जैसे फराज साहब दिखाएंगे कि अंडे जैसे ये निकल के ट्रे जो है वो आ रहा है, और इनके ऊपर स्टैंप जो है वो अभी लग के आ रही है। तो ये बहुत मतलब ज़ाहिर बात है, डिफरेंट चीज़ है। जी, हमारी अपनी पहचान है कि हमारा ये अंडा है, साफ़ सुथरा है, इसकी जो अंदर चीज़ें हैं वो हमने बड़ी मेहनत से इसको मुर्गे को खिलाया है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, ये जी पहचान भी है। तो अभी चलते हैं, कुछ और बातें करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
अभी हम इसके हवाले से बात कर रहे थे, तो सबसे जो बुनियादी चीज़ है जो हमने यहाँ पर देखी है कि वो ये है कि स्टैंप जो है वो हर अंडा स्टैम्प्ड होकर आ रहा है। अभी आप साथ साथ उसमें फुटेज में भी देख रहे हैं कि लेज़र जो स्टैंपिंग है वो हो रही है। अच्छा सर, वो हमने कभी कहीं नहीं देखी, इसकी क्या बेसिक वजह है और उसकी कोई ख़ास बात है? असल में बात यह है जी, पाकिस्तान में जो है ना, अंडे अपनी खपत से ओवर प्रोडक्शन में हैं। सही। और लोग जो है ना इसको अपनी लागत से कम में बेचते हैं, और चूंकि वो अंडों की क्वालिटी की तरफ तवज्जो नहीं देते, ना ही उनको ऐसा जैसे हमने आपके साथ किया, कभी कभी आप जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो मुर्गियां को दो ही तरह से हम बचा सकते हैं, एक आदमियों से, एक हवा से। हम कोशिश करते हैं कि हमारी मुर्गियां बची रहें और अंडे ज़्यादा देती रहें। सही। फिर हम उसकी ग्रेडिंग भी पूरी करते हैं। ग्रेडिंग पूरी करने के बाद हम उसकी जो खुराक है वो भी हलाल डालते हैं, ताकि अंडे के तोड़ने के बाद उसमें ना आए। अगर हम इसकी प्रिंटिंग ना करें तो फिर ये होगा कि बाज़ार का अंडा और हमारा अंडा एक जैसा होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की बात करें, सबका हुकूमतें रही हैं या मौजूदा हुकूमत चल रही है, फार्मिंग के हवाले से, पोल्ट्री लेयर फार्मिंग के हवाले से, बिज़नेस डेवलपमेंट के हवाले से कितनी सपोर्टिव हैं ये आप लोगों के साथ? 12-13 के बाद एक सैलाब सा आ गया, टेक्सटाइल को नुकसान हुआ। वो टेक्सटाइल बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, उनके पास पैसे बड़े थे, वो भी इसमें घुस गए। फिर जो फीड मिलें थी उनको नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि हम क्या करें, फीड मिल चलाने के लिए कुछ तो चाहिए। उन्होंने इसको एज ए कि अपनी मुर्गियों को जो चलाने के लिए सही। उन्होंने भी ये लगा लिया, किसी ने ब्रॉयलर लगा लिया, किसी ने लेयर लगा लिया, और ये ओवर कैपेसिटी हो गई। अच्छा, पिछली गवर्नमेंट में भी और इस गवर्नमेंट में भी ये अपने सर खुद ही धोते रहे हैं। जो नुकसान करते गए हैं वो निकलते चले गए हैं, जो थोड़ा बहुत सह सकते थे वो रह गए हैं। अगर आप ये देखें कि इसमें हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले तो ये चाहिए कि हमारा जो फीड मटेरियल है वो सस्ता होना चाहिए, जो डॉलर के इन्फ्लेशन से महंगा हुआ। अब इसको कहेंगे कैसे महंगा हुआ, वो इस गवर्नमेंट में आने से महंगा हुआ। पिछली गवर्नमेंट में डॉलर का इन्फ्लेशन नहीं था, इस में इन्फ्लेशन आया है। उससे इंपोर्ट्स में जो चीज़ें हम इंपोर्ट्स की डालते हैं, सोया डालते हैं, कोई भी चीज़ जो डालते हैं, तेल अच्छा डालते हैं या है, वो सब चीज़ महंगी होगी। इसी तरह इनपुट्स में मकई को देख लें, इस साल मकई सस्ती थी, तो पिछले सालों में मकई भी महंगी थी। तो ये सब चीज़ें महंगी हो गई, और उसके साथ बिजली जो थी वो 3 रुपये रिलीफ नवाज शरीफ सब देते थे पर यूनिट। इस गवर्नमेंट ने आके वो रिलीफ भी खत्म कर दिया, और फिर बिजली महंगी भी की, और फिर महंगी इतनी की कि वो उस वक्त हम लोग 11 रुपये यूनिट पे चल रहे थे, अब हमको 26-27 रुपये यूनिट पे चल रहे हैं। सही। तो जब अगर आप इस पोल्ट्री को चलाना चाहते हैं, आप समझते हैं कि इसको बेहतर करना चाहिए, तो हमें 2-3 चीज़ें फौरी चाहिए। एक तो अगर कोई आदमी बैंक इसको मज़ीद लगने से रोका जाए, सही, ताकि ये जब तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती इसको और ना लगने दिया जाए। सही। ये 2 ही तरीके हैं निकाल के, या तो इसको आप, क्योंकि इसका कोई लाइसेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन ज़्यादा होने के बावजूद भी शेख साहब अंडा तो बाज़ार में महंगा ही मिल रहा है। नहीं सर, वो इस साल सिर्फ महंगा मिल रहा है, उसकी 2-4 वजूहत हैं कि पिछले साल बहुत से लोग उड़ गए। सही। मतलब है कि जो एक मुर्गी पलती आप देख के आए हैं, अंडे दे रही है, ये मुर्गी तकरीबन 600 रुपये में पलती है। जब बच्चे से लेके, बच्चा ये 80 रुपये का है। सही। और जब हम इसको सारी दवाइयाँ ला के जो 5 महीने में इधर लाते हैं, तो इसकी कॉस्ट 600 रुपये हो जाती है। पहले मुर्गी 600 रुपये उतारेगी तो हमें पैसे देगी ना। सही। अच्छा, पिछले सालों में ओवर प्रोडक्शन थी, अपने पैसे नहीं उतार सकी, लोग गुम हो गए। और हम लोग भी देखें, मेरे पास 2,10,000 मुर्गी की कैपेसिटी है, मैं सिर्फ 1,10,000 मुर्गी लेके चल रहा हूँ। तो 1 लाख मुर्गी मैंने कम कर दी, इसलिए कि मुझे पिछले साल जो लॉसेज हुए हैं, मैं उससे डरा हुआ था कि अगर मैं इस साल लॉसेज में आ गया तो और लॉसेज होंगे। अब आप कहते हैं कि अंडा महंगा क्यों है? अब मैं समझता हूँ कि अंडा जो महंगा है, अगर आप वर्ल्ड के हिसाब से चले जाएँ तो कोई महंगा नहीं है, लेकिन इस दफ़ा 2-3 अवामिल ऐसे रहे जिसने अंडे की मांग में इजाफा किया। नंबर 1, गर्मियाँ चढ़ते ही कोरोना आ गया। सही। डॉक्टर्स की एडवाइस थी कि जो अंडा आदमी खाएगा उसका जो इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी। लोगों ने इसको दवाई के तौर पे खाना शुरू कर दिया, क्योंकि पिछले साल के बनिस्बत प्रोडक्शन कम थी और अंडे की डिमांड बढ़ गई, तो इसलिए महंगा हो तो वो महंगा हो गया। फिर आप देख लें कि अब थोड़ी सी इसमें लोगों को जो प्रोडक्शन मिल गई है, लेकिन साथ ही जो कराची में बहुत सारे फ्लड आए हैं, कराची में ऐसा केज कोई नहीं है, बिल्कुल ज़मीन पे पालते हैं, ज़मीन पे है। अच्छा शेख साहब, मेरे ख्याल में जो फीड का स्ट्रक्चर है, चल के वो भी अपने नाजरीन को दिखा देते हैं। नाजरीन चलते हैं कि जो फीड मिल है वो भी यहाँ लगी हुई है, और फीड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं जो मुर्गी खाकर ये अंडा देती है। चलते हैं वहाँ पर, बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।
अच्छा जी, अब हम यहाँ पर पहुंचे हैं जो फीड मिल है, और इसके हवाले से शेख साहब ये भी बताइएगा कि ये जो फीड मिल है आप सप्लाई के लिए आपने लगाई है या अपने बर्ड्स के लिए लगाई है, और इसके अंदर क्या खासियत है? अच्छा सर, जब हम इस कारोबार में आए उस वक्त हमारे पास 2,10,000 बर्ड था और जो तकरीबन 400 बोरियाँ रोज़ खा जाता था, और जब हम बाज़ार से लेते थे तो वो माशाल्लाह बहुत सारी फीड के पैसे बनते थे, एडवांस देने पड़ते थे। अच्छा, फिर दूसरा हमने ये देखा कि फीड में जो मार्केट में कमर्शियल फीड्स हैं उसमें सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो बोन मील है, वो फिश मील है, और उसके बाद वो जो आंतों का मील है वो है, वो प्रोटीन सोर्स बनाते हैं। उससे ये होता है कि वो जो आपकी फीड है वो में प्रोटीन तो आता है लेकिन उसमें बो आ जाती है। उसको खाने से मुर्गी जब खाती थी तो वो हमारे जो अंडे थे वो भी बदबू वाले हो गए, और जब हम बाज़ार में लेकर जाते थे तो मुझे वो जो एक इंफरादियत कायम करनी थी वो मैं नहीं कर सका। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे अपनी फीड मिल खुद लगानी चाहिए जहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से अपने उसको मुर्गियों की खुराक बना सकूं और उसमें मैं एनिमल सोर्स को निकाल सकूं। सही। तो फिर अल्लाह ताला ने मेरे पे मेहरबानी की तो मैंने अपनी फीड मिल लगा ली, सस्ती वाली सही, लेकिन इसमें इस फीड भी दो तरह की होती है। एक मैश फीड होती है जो कि समझे कूट के बनाई जाती है, एक वो होती है जिसमें कूटने के बाद गुड़ डाल के उसका डले बना दिए जाते हैं। लेकिन हमने डले वाला, क्योंकि 2-3 करोड़ का प्रोजेक्ट था, ये 1-1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था, सिर्फ मशीन की हद तक, बाकी बिल्डिंग तो अलग बात है ना। तो हमने इसकी तरफ तवज्जो की कि चलो मुर्गियाँ जो हैं ये मैश फीड से गुजारा कर लेती हैं। मुर्गियाँ तो अगर घर में हों तो आप दाना डालें तब से भी गुजारा कर लेती हैं। तो फिर हमने ये बना ली। इससे हमें फ़ायदा हुआ कि 2-3 साल हमें जो हमने पहले लोगों को मुनाफा दिया, एक तो हम अपने नफ़े को खुद कैटर करने लग गए। दूसरा सबसे बड़ी बात कि जो हमारा ट्रेडमार्क था कि हमारे अंडे मार्केट से इनफराद है और उनके में अच्छी खुराक है, अच्छी इसकी ग्रेडिंग है, अच्छा उसका रंग है और उसके ऊपर हमारा नाम लिखा हुआ है, उसको हमने अचीव करने के लिए अपनी फीड मिल लगाई। और इसमें अगर अभी तो क्योंकि डॉक्टर साहब नहीं है, छुट्टी हो गई है, हमारे पास एक लैब भी है जिसमें हम डेली बेसिस पे अपनी इसके एनालिसिस करते हैं कि जो फीड हमने बनाई है, जो हमारा फार्मूला था उससे मिलती है कि नहीं मिलती, जो चीज़ बाहर से आती है हमारे पास क्या वो इतनी अच्छी है कि हमारी फीड को ख़राब तो नहीं कर देगी। तो इसलिए हम समझते हैं कि हम अपनी फीड बना के दो तरह खुश हैं, एक कि हमारी मुर्गी अच्छी फीड खा रही है, नंबर 2 हम अच्छे उनके इज़्ज़ा ले रहे हैं, नंबर 3 अगर कोई चीज़ बच रही है तो हमें बच रही है। सिर्फ आखिर में इतना पूछूंगा कि आपको लगता है कि जितना बड़ा आपका शेड है, लोकल सतह पे घरों के अंदर अगर लोग इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप करना चाहें, छोटा सा बिल्कुल, मतलब आपका 100 पॉइंट का है तो वो 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट का घर में, तो आपको लगता है कि ये कोई, क्योंकि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी रहे और छोटे छोटे जो है वो कारोबार के हवाले से भी आप ज़ाहिरी बात है चीज़ों को देखते रहें, उसमें कोई वायबल है कि लोग छोटे छोटे? असल में मुर्गी जो है जी, अगर जब मैं इससे पहले आया तो हम भी यहाँ 100-50 मुर्गी रख लेते थे, कोई कहीं किसी ने अंडा दे दिया, कहीं किसी ने अंडा दे दिया, खाने लग गए। लेकिन फिर कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि सारी मुर्गियाँ साफ़ हो जाती थी, रानी खेत आ गई जी, कम्बोरो आ गई जी। अब भी अगर आप 5 या 7 या 10 आदमी का पेयर बनाएंगे तो ये जो हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जो डॉक्टर्स बैठे हैं, जो उनकी फीड को देख रहे हैं, जो उनकी दवाइयों को देख रहे हैं, जो उनकी इम्यूनिटी को देख रहे हैं, जो उनके लिवर को देख रहे हैं, जो उनके टॉक्सिन को देख रहे हैं, वो आप नहीं देख सकते ना। जब वो आप नहीं देख सकते, हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी अल्लाह ताला ज़्यादा रखे तो वो चला जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनको रानी खेत का एक झटका लगे और सारा कुछ ही साफ हो जाए, सारा कुछ ही साफ हो जाए। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया शेख साहब। अंडे आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वैसे आप खुद अंडे शंडे खाते हैं? जी, मैं अल्लाह का शुक्र है जी, मैं 2015 में मुझे हार्ट अटैक हुआ था, उसमें मुझे 3 स्टेंट पड़े थे और डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आपने अंडे खाने हैं। अच्छा, कितने अंडे खा जाते हैं? मैं 2 अंडे तकरीबन खा लेता हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं खाता, और जर्दी समेत खाता हूँ। अच्छा, अगर मैंने अपने अंडा हमारा तोड़ के नहीं देखा, हमारी जर्दी भी येलोइश है, जैसे देसी अंडे में आप कहते हैं ना, उस तरह की होती है। उसको बनाने के लिए एक साथ फार्मूला होता है कि अच्छी फीड डाली जाए तो वो बन जाता है, जो हम फीड अच्छी डालते हैं तो वो बन जाता है। बहुत शुक्रिया शेख अब्बास रज़ा साहब का। आज ख़ास तौर पर जो यहाँ पर लेयर की फार्मिंग हो रही है उसमें कहाँ मसाइल हैं, कहाँ वसाइल हैं, वसाइल कितने लगते हैं, मसाइल क्या हैं, और गवर्नमेंट जो है वो किस तरह की सपोर्ट फ्राहम कर रही है यहाँ पर जो फार्मर्स हैं। ज़ाहिरी बात है ये जो पोल्ट्री फार्मिंग है और जो लेयर फार्मिंग है बहुत टेक्निकल चीज़ भी है
प्रॉफिटेबल भी है, लेकिन जैसे शेख साहब बता रहे थे कि पिछले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा इसके अंदर धचका लगा लोगों को कोरोना की वजह से भी और उससे पहले भी, तो जिसकी वजह से कुछ इश्यूज़ हुए। बहरहाल हमारी कोशिश होती है कि हर एस्पेक्ट के हवाले से चीज़ें लेकर जो है वो आपके सामने लेकर आएँ और नई से नई चीज़ें जो है वो सामने रखें। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अपने मेज़बान अतल्ला शारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।